नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। आज पॉडकास्ट के दूसरे सीरीज का शूटिंग कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो एक ऐसे विषय पर बात करेंगे हम लोग। आप भी इसे सुनकर चौंक जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है क्या। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं एडवोकेट जावेद रब्बानी। ये पॉक्सो के स्पेशलिस्ट हैं। आइए जानते हैं इन्हीं के जुबानी कि ये पॉक्सो को केस कब से देख रहे हैं, कब से इस फील्ड में हैं। नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। कब से देख रहे हैं ये केस, थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। जी, ये पॉक्सो के केसेस मैंने 2012 से देखना शुरू किया है, जब से ये एक्ट आया है। उससे पूर्व जब इस तरह के केसेस होते थे तो वो आईपीसी में दर्ज होता था। तो आईपीसी के सेक्शन के तहत दर्ज होने के बाद जो भी धाराएं लगती थी, तो 2009 से मैं ये सब केसेस देखता था, लेकिन स्पेशली मैं 2012 से देख रहा हूँ। पॉक्सो एक चीज़ है क्या? लोग ऐसे जानते हैं कि बच्चे के साथ ही करना, या लेकिन थोड़ा बताएं कि पॉक्सो है क्या, क्या क्या इसमें केसेस आते हैं। ये पॉक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। उसको हिंदी में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ये कहा जाता है। ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है, मतलब ये सिर्फ बच्चियों के साथ नहीं होता है। ये एक्ट लागू होता है, ये बच्चों पर भी लागू होता है। ये एक्ट जो है बच्चों और बच्चियों के लिए स्पेशल लाया गया था। जो उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनसे उनको सेफ और सिक्योर रखने के लिए 2012 में ये लाया गया था। और इसके पॉक्सो को कितने कैटेगरी में हम लोग ऐसे बांटना चाहें तो किस किस तरह का बांट सकते हैं इसको? अगर पॉक्सो को हम लोग अगर देखेंगे तो इसको 4 कैटेगरी में हम लोग ये बांट सकते हैं। जो ऑफेंसेस होते हैं उसको 4 कैटेगरी में। एक जैसे होता है कि जिसको आईपीसी में हम लोग जो रेप बोलते हैं, तो एक पेनिट्रेशन वाला जो एक्चुअल ये होता है, तो एक वो पेनिट्रेशन हो गया, लैंगिक प्रवेशन ऑफेंस। और दूसरा हो गया ये जिसको टचिंग वाला होता है, टच कर देना, कुछ प्राइवेट पार्ट में छू करना, तो वो उसका एक अलग ऑफेंस हो गया, उसको सेक्सुअल असॉल्ट कहते हैं। एक हो गया किसी बच्ची को इशारा करना, देर तक घूरना, 10 सेकंड से ज़्यादा घूरना, वो ऑफेंस में आ जाता है। मैसेजिंग करना उसको, और पीछा करना में या तो निगाह से पीछा करना या फिजिकली भी पीछा करना। तो ये तीसरा कैटेगरी हो गया जिसको सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं। और चौथा हो गया उसका अश्लील प्रयोजन यूज करना, उसको वीडियो बना लेना, ब्लैकमेल करना। तो ये 4 कैटेगरी हैं और चारों का सज़ा भी अलग अलग है। झारखंड में किस जिले में कितने हैं, झारखंड के केसेस कितने हैं पिछले अगर 3 सालों की अगर बात करें तो? अगर झारखंड की बात की जाए तो पिछले 3 साल में 3388 केस दर्ज हुए हैं अब तक। ये 3388 केसेस। और ये अलग अलग ज़िलों में जब आप ये कीजिएगा तो वो आंकड़ा 3388 का मिलेगा आपको। इसमें कुछ जो बड़े ज़िले हैं उनमें घटना ज़्यादा होती है, कुछ छोटे ज़िले हैं उनमें घटना कम होती है। जिला थोड़ा सा जिला जो किन किन ज़िलों में अधिक संख्या ये पाया जाता है, देखने को मिलता है? जी, ये आप धनबाद ज़िला में ये घटना बहुत ज़्यादा है। धनबाद मतलब स्टेट में वो पॉक्सो के मामले में ये मतलब टॉप में है। उसके बाद रांची का नंबर आता है, राजधानी। उसके बाद बोकारो है, पलामू है, जमशेदपुर है और दुमका का भी ये नाम आता है।
एक्चुअली पोक्सो के जो केसेस होते हैं वो निगम क्षेत्र में भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि निगम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में नहीं होती है, लेकिन चूँकि यहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, वो उनको थोड़ा सा समाज का प्रतिष्ठा ये सब का मामला ये हो जाता है इशू, तो वो उसको निगम क्षेत्र वाले ज़्यादा दर्ज नहीं कराते हैं। लेकिन आप 10-12 किलोमीटर दूर जाइएगा जब निगम क्षेत्र से, तो वहाँ के लोग भोले भाले होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत लो कैटेगरी की होती है। तो वो लोग, भोले भाले लोग थाने चले जाते हैं और वहाँ पे दर्ज होती है। तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो निगम क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा केसेस आते हैं। तो किस मंथ में ये संख्या अधिक होता है, किस, ये थोड़ा सा। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये जहाँ तक झारखंड का संदर्भ है, तो झारखंड में जो रोपा डोभा का जो समय होता है खेती बाड़ी वाला, तो खेती बाड़ी वाले समय में वो जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, वहाँ पे ये पॉक्सो के केसेस राइज करते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि घर के लोग जो है खेती बाड़ी में ज़्यादा लगे रहते हैं, तो उस वजह से इन सब मंथ में ये थोड़ा घटना ज़्यादा बढ़ जाती है। और त्यौहार के जो बातें, अगर वो इस तरह का त्यौहार में, जहाँ तक त्यौहार का ये है, तो एक आपका वो जो एक्समस का टाइम होता है, अच्छा हाँ, दिसंबर के महीने दिसंबर के महीने में हम लोगों का जो अध्ययन है 10 दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक, ये जो पीरियड है, इसमें अल्कोहल का वो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग फेस्टिव मूड में रहते हैं, और इस वजह से इन महीनों में भी केस ज़्यादा होते हैं, लेकिन और बड़े केस होते हैं, बड़ी घटना जैसे बड़ा गैंग रेप हुआ, तो ये दिसंबर के महीने में सेकंड वीक से 15 जनवरी के बीच में अक्सर देखा जाता है। अच्छा, अधिकतर कारण क्या होता है घटना का? ये जैसे कि हम लोग जो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं या पूरा साल की बात कर रहे हैं, तो अधिकतर कारण क्या होता है ये इन घटनाओं का? इन घटनाओं का मेन कारण जो है, अगर मूल कारण आप देखिएगा, तो अभी जो वो मोबाइल इंटरनेट का जो दौर आ गया है, तो इसमें वो कुछ ऐसे मटेरियल जो हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वो जो वैसे बच्चे होते हैं जो ठीक से अभी वयस्क भी नहीं है और नाबालिग भी नहीं है, तो उनको ये मटेरियल ज़्यादा मिल जाता है, और वो एक तरह का वो रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर जाना, सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट की उत्कंठा, तो ये सब के कारण ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और कुछ मामले में कुछ आपराधिक मनःस्थिति के लोग भी होते हैं जिनको अपराधी जैसे हाँ, क्या? तो हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के जो उनकी जो सोच होती है, तो वो तो उस तरह के लोग भी समाज में हैं, तो उनसे भी ये घटनाएं होती हैं, वो करते हैं इन तरह। हम लोग रांची की बात करें, राजधानी की बात करें, राजधानी में ये घटना अधिक होता है या किस, हम लोग थाना क्षेत्र की बात करें? इसमें अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में पोक्सो केसेस के 2-3 थाना क्षेत्र रेड जोन में आते हैं, जिनको हम लोगों का जो हमारा अध्ययन है, तो वो जिसमें बड़ा घटना होता है और ज़्यादा घटनाएं होती हैं, तो वो कुछ थाना क्षेत्र का नाम मैं स्पेशली लेना चाहता हूँ। जैसे एक आपका नामकुम थाना क्षेत्र हो गया, तो नामकुम थाना क्षेत्र में आप अक्सर देखिएगा पेपर में, तो वो वहाँ पे बड़े केस होते हैं। नामकुम थाना क्षेत्र में बड़ा बड़ा गैंग रेप होगा उस एरिया में, खलसी दाग एरिया, ओपी हो गया, ये हो गया। चान्हो क्षेत्र में ये सब बड़ा मतलब पॉक्सो केसेस के लिए एकदम रेड जोन है। ये सब एरिया में बड़ा केसेस देखा जाता है। और आप धुरवा थाना क्षेत्र जो है, पिछले 2-3 साल से धुरवा थाना क्षेत्र में भी बहुत मामला इधर बढ़ रहा है, बहुत राइज में है। और जहाँ तक शहरी क्षेत्र का निगम क्षेत्र की बात है, तो निगम क्षेत्र में सदर थाना क्षेत्र
सदर थाना क्षेत्र में ये केस ज़्यादा है। ज़्यादा है। जो आंकड़ा बता रहे हैं 3 सालों में या 1 सालों का, इसके कितने अगर कोर्ट में भी जाते होंगे तो कितने लंबित मामले होंगे अब तक? कितनी संख्या तो 2300 2400 जितने भी हो, लेकिन लंबित मामले की अगर बात करें तो लंबित क्या मामले होते हैं या? हाँ, लंबित, बिल्कुल लंबित मामले होते हैं। हालांकि ये पॉक्सो जो एक्ट है इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। अब तो मतलब स्पेशल कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से सब डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब बन गए हैं, और जहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं वहाँ पे स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है, और वो फास्ट ट्रैक है। घटना घट जाने के बाद जो एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में चली जाती है, और कोर्ट जब कॉग्निजेंस ले लेती है तो उसमें 1 साल के अंदर में कॉग्निजेंस लेने के बाद 1 साल में केसेस को ख़त्म कर देना है। लेकिन बहुत सारा वजहों से ये केस ख़त्म समय से नहीं हो पाता है। उसका बहुत सारा रीज़न है, जिसमें मेन रीज़न ये है कि अपराधियों का घटना के बाद जो उसमें जो अपराधी होते हैं वो टाइमली गिरफ्तार नहीं हो पाती, गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। गिरफ्तारी नहीं होने के वजह से ट्रायल लेट से शुरू होता है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि विक्टिम का जो परिवार है वो इस घटना के बाद बहुत डर जाता है कि जेल से छूटने के बाद जिन लोग इसमें ये शामिल हैं वो उनसे बदला लेंगे। गांव का बहुत दबाव होता है, शादी विवाह का लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, जिसमें एक तरह का मतलब मंडवाली होता है, जिसके वजह से बहुत लंबित होने लगता है, मतलब डिले होने लगता है। जो एक होता है कि हमको 1 साल के अंदर में कॉग्निजेंस के बाद उसको ख़त्म कर देना है, लेकिन ये नहीं हो पाता है। तो लंबित रहने का यही मेन वजह है। सज़ा का प्रावधान में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि क्या क्या सज़ा का प्रावधान है, कितने वो कैटेगरी वाइज हम लोग बांटते हैं, तो इस तरह थोड़ा सा बताइए। इसमें जहाँ तक पॉक्सो का सवाल है तो पॉक्सो में मिनिमम जो है 3 साल से लेके आपको फांसी तक का सज़ा का प्रावधान है। तो इसमें अलग अलग तरह के आप ऑफेंस करेंगे तो आपको अलग अलग तरह का सज़ा है, लेकिन मिनिमम 3 साल से लेके उम्र फांसी तक का प्रावधान है। क्या इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, कानून का हो या जैसे जो नियम कानून है, दुरुपयोग भी किया जा सकता है? इसमें ये बहुत ये संभव है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और हो भी रहा है। एक्चुअली कुछ आप स्टेट में जाइएगा तो इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। जैसे यूपी एक जो है वहाँ इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। जैसे हम लोग देखते थे पहले कि 498 दहेज प्रताड़ना के मामले में उसका बहुत मिसयूज होता था। पति के अलावे भी बहुत लोग को फंसा दिया जाता था। तो ये इस एक्ट में भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसमें उसको किसी भी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि आपको इसमें अगर लड़की का बयान, विक्टिम का बयान, लड़की नहीं मतलब तो जेंडर न्यूट्रल कानून है, लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, तो उसका बयान अगर हर स्टेज में एक रुकता रहे बयान में, मतलब वंस आप एफआईआर में जो बात बोल रहे हैं 164 में भी वही बात बोल रहे हैं, और कोर्ट में भी आकर अगर आप ये विक्टिम अगर बोल देती है तो उसमें सज़ा से आपको बचना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कि इसमें किसी भी अन्य गवाह से मतलब वो संपुष्टि की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कॉर्पोरेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आई विटनेस आके बोले या कोई मेडिकल वो जो एक्सपर्ट जो होते हैं मेडिकल में कुछ अगर वो आपका निकल रहा नहीं निकल रहा वो कुछ मायने नहीं रखता। लड़की का बयान ही काफ़ी है सज़ा कराने के लिए आपका। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स भी हैं। जो पोक्सो केस में अगर जो अभियुक्त 18 से कम हो तो उसके लिए सज़ा का क्या प्रावधान है? जो अभियुक्त 18 साल से कम उम्र के होते हैं, मतलब नाबालिग जो अभियुक्त होते हैं, उनके लिए सज़ा का प्रावधान थोड़ा सा डिफरेंट है।
अभियुक्तों से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। थोड़ा जैसे 16 से कम अगर कोई अभियुक्त है, 16 वर्ष से कम उम्र का कोई अभियुक्त है, तो उसके लिए मैक्सिमम 3 साल का सज़ा का प्रावधान है। और जो 16 से 18 साल के हैं, 16 कंप्लीट हो चुका है जिनका, उनके लिए उम्र कैद नहीं दिया जा सकता और फांसी नहीं दिया जा सकता है। बाकी जो कोर्ट उचित समझे वो सज़ा दे सकती है। सिर्फ उम्र कैद और फांसी उनको नहीं होगा, बाकी जो सज़ा देना है कोर्ट अपने दे सकते ये से दे सकते हैं। हैं। वयस्कों की बात करें तो 18 से अधिक, उनके लिए तो फिर भाई उनके लिए तो फांसी तक की सज़ा है। अगर कुछ वैसा मामला हो चाहे तो फांसी भी हो सकती है। एकदम हो सकती है। अगर विक्टिम का एज 12 साल से कम है तो उसमें फांसी का प्रावधान है। इसमें क्या मुआवजा का भी प्रावधान है? अगर जिस तरह जो बातें अभी चल रही हैं, क्या कुछ नियम कानून है सरकार के द्वारा? बिल्कुल, इसमें मुआवजे का भी प्रावधान है। इसमें एक्चुअली झारखंड सरकार जो है ये नालसा के निर्देश अनुसार अभी 2018 में एक नया मुआवजे का प्रावधान लेकर आई है, जिसमें रेप पीड़िता को 4 से 7 लाख रुपए देने का प्रावधान है। और गैंगरेप अगर होता है तो वो 5 से 10 लाख रुपया का प्रावधान है। इस रेप और गैंगरेप में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी 5 से 10 लाख रुपया का प्रावधान है। इसी तरीके से मतलब अगर इस तरीके का घटना करने में कुछ किसी का वो चोट लग गया या कुछ नुकसान हो गया तो उसमें भी उस तरीके से उसी अनुरूप में वो मुआवजे का प्रावधान है। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि इसमें जो इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अधिकतर आप देखे होंगे कि अधिकतर किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है? इन्वॉल्वमेंट करने का मतलब है कि दोस्त यार, रिलेशन, सगे संबंधी। तो इसमें क्या होता है कि किस तरह के लोग होते हैं? देखिए, जो अध्ययन है अब तक का वो यह बताता है कि इसमें 95% लोग जो होते हैं वो पीड़िता के जान पहचान के होते हैं। उसमें रिश्तेदार भी आते हैं, पड़ोस के लोग आते हैं, चाचा आते हैं, भाई आते हैं, मतलब जो एकदम जान पहचान के होते हैं, जिनका आपके यहाँ आना जाना होता है, जिससे बच्ची भी परिचित होती है और वो एक्यूज्ड भी उनके पूरे फैमिली से परिचित होते हैं। और उनको एक्यूज्ड को मतलब का वो विश्वास जो उस परिवार में रहता है कि उसका आना जाना वो फ्रीक्वेंट होता रहता है, वही लोग इसमें 95% वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक सवाल लास्ट और पूछना चाहेंगे कि आप इतने दिनों से देख रहे हैं, तो सरकार को, झारखंड सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं? किस तरह से ये काम करे कि जो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए वो कम हो जाए? और साथ ही जो उस पेरेंट्स को या आपके जान पहचान हो, जो रिलेटिव हो, उन लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार से लेकर परिवार वाले को, कि क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार का मामला है तो सरकार को चूँकि एक्ट में उनको निर्देशित भी किया गया है, उनको बताया भी गया है कि आपको लोगों को जागरूक करना है। आप जागरूकता आप रेडियो के माध्यम से दीजिए, टेलीविज़न के माध्यम से दीजिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दीजिए। गांव में मेला बाज़ार ये सब लगता है, वहाँ पे जो छोटा नाटक नौटंकी ये सब होता है, उस माध्यम से मनोरंजन के ये से आप दीजिए। तो ये इस तरीके से अगर सरकार काम करेगी तो ये घटनाएं, चूँकि होता ये है कि बहुत से लोगों को इस पोक्सो के बारे में ये पता नहीं होता है कि इस घटना का इतना बुरा अंजाम हो सकता है। आपका एक घटना आपको फांसी दिला सकता है, आपको उम्र कैद करा सकता है। ये लोगों को फंसने के बाद पता चलता है अधिकांश लोगों को कि इतना कड़ा कानून है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को जागरूक करे। इससे एकदम निश्चित रूप से इसमें अपराध की घटना जो हो रही है पोक्सो में कमी आएगी। दूसरा एक ये है कि बहुत अपराध हो जाने के बाद विक्टिम और विक्टिम के परिवार में बहुत दबाव होता है, बहुत तरह का धमकी ये सब। उसके लिए मेरा एक सुझाव था कि
अलग से हर थाने में एक पोक्सो सेल का निर्माण होना चाहिए, जहाँ पे बहुत से मतलब सेंसिटाइज्ड लोग रहें, जो पोक्सो को बहुत अच्छी तरीके से, जिनको ट्रेनिंग दी गई हो, खास करके महिलाएं हो पुलिस विभाग की जो हाँ, थोड़ा सा फ्रैंक हो, तो उस ये से अगर काम किया जाए तो उनकी शिकायत को, जो विक्टिम है, विक्टिम का परिवार को जो खतरा है, उसके लिए स्पेशल एक फोकस होना चाहिए। जब परिवार वाले से कैसे मतलब अपने बच्चे को बचाएं, क्या ध्यान रखें? देखिए, परिवार वालों का जो ये है वो भी अपने बच्चे को जागरूक कर सकते हैं। गुड टच और बैड टच का एक ये जो है कि आपके पड़ोस के जो लोग आपके यहाँ आते हैं या आप वहाँ जाते हैं, आपके ट्यूटर आते हैं, आप ट्यूटर के यहाँ जाते हैं, तो उनको गुड टच बैड टच की ये ट्रेनिंग दी जाए, स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाए। तो ये सब अगर ट्रेनिंग उनको, बच्चे को ट्रेंड कर दिया जाए, अगर कुछ वैसा टच कर रहा है, कुछ वैसा लग रहा है आपको, तो आप वॉइस रेज कीजिए, चिल्लाइए, बोलिए, ये सब आपके घर में बोलिए। तो ये माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके की घटना से वो जागरूक करके बचा सकते हैं।